चैप्टर 74। अब आगे। भारद्वाज मेंशन। राघव भारद्वाज मेंशन के ड्राइंग रूम की बड़ी खिड़कियों से बारिश की हल्की बूंदें टकरा रही थी। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर कोई कुछ कहना चाहता हो पर शब्दों ने चुप्पी की चादर ओढ़ ली हो। राघव एक सर्वेंट से कहकर एक प्लेट में खाना परोसने को कहते हैं। वो सर्वेंट प्लेट रेडी कर राघव के हाथ में दे देती है। राघव उस प्लेट को ले आयरा अरन के रूम में जाते हैं। अरीन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा राघव उन दोनों को अपने घर ले आए थे। उन्हें अपने बेटी का हाल देख समझ आ रहा था कि वो खुद अकेले ये सब नहीं संभाल सकती। उसे सहारे की जरूरत है। आयरा लॉन कश्मीरी शॉल में लिपटी बेड पर लेटे अरन का हाथ थाम कर बैठी थी। अरन जो घर पर होकर भी मशीनों से घिरा था। मशीन की बीप की आवाज उस रूम की शांति को चीर रही थी। राघव दरवाजे से उन्हें देख रहे थे। आंखों में चिंता थी, स्नेह था और एक अधूरी सी बेचैनी भी। थोड़ी देर बाद वे हाथ में ट्रे लेकर अंदर आए। उसमें गरम दलिया, एक गिलास दूध और कटे फल थे। आयरा थोड़ा खा लो बेटा, उन्होंने धीरे से कहा। आयरा ने सिर उठाया मगर कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें थकी हुई थीं और चेहरे पर अरन के लिए चिंता का एक गहरा साया था, लेकिन उसमें एक डर भी छिपा था जिसे वो किसी से बांटना नहीं चाहती थी। अरन के लिए तुम्हें खुद को मजबूत रखना होगा, राघव ने पास बैठते हुए कहा। आयरा ने बस हल्का सा सिर हिला दिया। वो किसी से बात नहीं कर रही थी, न अपने असिस्टेंट समर्थ से, न दफ्तर से जहां अब सब निया संभाल रही थी। उसने सब कुछ छोड़ दिया था। हर रिश्ता, हर फोन कॉल, सब पर एक चुप्पी सी लग गई थी। तुम डर रही हो ना? राघव ने पूछा, जैसे उनकी आंखों ने उसकी बेचैनी पढ़ ली हो। आयरा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहती पापा, उसने पहली बार सीधे शब्दों में कुछ कहा। मैं अब सिर्फ अपने अरन के लिए और जो आने वाला है उसके लिए जीना चाहती हूँ। अरन से कहिए ना पापा वो उठे, मुझसे बातें करे, मुझसे लड़े। अब तो हमारा अंश भी आने वाला है। मैं उसे अकेले नहीं संभाल सकती। राघव का दिल एक पल को भर आया। दूसरी ओर सुबह के 8 बजे थे। शहर की सड़कों पर हल्की हल्की धूप बिखर रही थी और ब्लैक मर्सिडीज तेजी से चलती हुई ट्रैफिक को चीरती चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर था आर्यन, बगल वाली सीट पर आरवी बैठी थी। आज बहुत दिनों बाद वह कॉलेज जा रही थी। पीछे की सीट पर था आरव, जिसकी हंसी अब आरवी के जीवन की सबसे बड़ी राहत बन चुकी थी। आरव, स्कूल में अच्छे से बिहेव करना, आरवी ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ दी, आप भी कॉलेज में अच्छे से बिहेव करना, आरव ने चिढ़ाते हुए जवाब दिया। आर्यन ने शीशे में आरव की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। अब तेरी दीदी पहले जैसी नहीं रही, वो थोड़ी ज्यादा समझदार हो गई है। आरवी छोटा सा मुंह बना बोली, क्या मैं पहले समझदार नहीं थी? तीनों की हंसी कार के भीतर गूंज रही थी। कुछ ही पलों में आरव का स्कूल आ गया। आर्यन ने गाड़ी रोकी और आरव को छोड़ने के बाद आरवी के कॉलेज के लिए निकल पड़ा। नर्वस लग रही हो? आर्यन ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। थोड़ा, उसने धीरे से कहा। बहुत दिन हो गए, अब खुद को फिर से क्लासरूम में सोचती हूँ तो अजीब लगता है। आजकल आयरा दी और अरन भाई के साथ जो हुआ, मेरा कहीं मन नहीं लगता। लेकिन मुझे गर्व है तुम पर, आर्यन ने कहा। जो पढ़ाई तुमने मजबूरी के कारण अधूरी छोड़ दी थी, तुम उसे दोबारा शुरू कर रही हो, और वो भी सब कुछ खो देने के बाद। लेकिन अब मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। रही आयरा दी की बात, हम सब मिलकर उन्हें संभाल लेंगे। ज्यादा टेंशन मत लो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उसकी आंखों में नमी थी। ये देख कि या तो उसके पास कोई भी नहीं था अब आर्यन जैसा हस्बैंड और उसकी प्यारी सी फैमिली है। आर्यन आरवी के माथे पर प्यार से चूम लेता है। आरवी कार से उतरकर कॉलेज की ओर बढ़ जाती है। आरवी ने कार का दरवाजा खोला और अपने बैग को कंधे पर टांगते हुए गहरी सांस ली। आज फिर से वही जिंदगी, उसने मन ही मन सोचा। आर्यन ने उसे मुस्कुराकर कॉलेज के गेट पर छोड़ा था। उसकी आंखों में भरोसा और आवाज में वही नर्म सा ठहराव था। आरवी, पढ़ाई सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं, अब मेरा भी है। जैसे ही आरवी गेट की ओर बढ़ी, उसे एहसास हुआ कि किसी की निगाहें उस पर टिकी हैं। एक चुभती हुई सी निगाह, जो मुस्कुरा तो रही थी पर उसमें मिठास नहीं थी। वो सानू थी, उसकी नई दोस्त, या कहें हाल की जान पहचान। सानू की नजरें ऊपर से नीचे तक आरवी को जैसे स्कैन कर रही थी। उसका ब्रांडेड बैग, सिल्क का सिंपल लेकिन महंगा कुर्ता, और वो चमक जो आंखों में तब आती है जब कोई अपने हक से किसी के प्यार में चमकता है। ओ मैडम, सानू ने हंसते हुए आवाज लगाए, आज फिर तेरे हस्बैंड ने ड्रॉप किया। हाय, क्या लाइफ है तेरी। आरवी मुस्कुराई, लेकिन कुछ कहे बिना आगे बढ़ने लगी। पर सानू कहाँ चुप रहने वाली थी। वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी और मजाकिया अंदाज में बोली, यार आरवी, सच में मुझे तेरी किस्मत से जलन होती है। इतना हैंडसम हस्बैंड, ऊपर से अमीर भी, सिटी का टॉप कार्डियोलॉजिस्ट। तू तो क्लासेस से सीधा उसकी कंपनी में नौकरी करेगी अब।
लाइफ सेट है तेरी तो। उसकी आवाज में हंसी थी, पर उसमें जो चुभन थी वो आरवी की आत्मा तक महसूस कर सकती थी। वो रुक गई। एक पल को उसकी आंखें सानू की आंखों से मिली और उसने साफ देखा, वहां मजाक नहीं था, वहां जलन थी। खालिस, कच्ची और अधूरी जलन। उसने धीरे से मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान एक ढाल थी। उसने कहा कुछ नहीं, बस नजरें झुकाकर आगे बढ़ गई। लेकिन उसके कदम भारी हो गए थे। कभी कभी सबसे ज्यादा थकावट वो होती है जब किसी को बताना पड़े कि तुम्हारी परफेक्ट जिंदगी के पीछे कितने त्याग और आंसू छुपे हैं। आरवी ने अपनी पिछली लाइफ में कितना कुछ झेल था। अपने भाई के इलाज के लिए घर भी बेच दिया था। आरवी ने सानू को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे समझ आ गया था, कुछ लोगों को आपके सच से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ आपकी चमक दिखती है। वो धूप नहीं देखना चाहते जिससे होकर आप यहाँ तक पहुंचे। कॉरिडोर के मोड़ पर पहुंचकर आरवी ने एक पल को पलट कर देखा। सानू अब भी वहां खड़ी थी, किसी और से हंस हंस कर बात करती हुई, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी, नकली। और आरवी की आंखों में अब एक ठंडी चमक थी। वो अब किसी को सफाई देने वाली नहीं थी। वो अपनी लाइफ में अपने पति, भाई और नई फैमिली के साथ खुश थी। चैप्टर 75। अब आगे। समर्थ। वह भी अस्पताल से घर लौट आया था, लेकिन घर की दीवारें जैसे अब पहले जैसी नहीं रहीं। पहले जहां हंसी की गूंज होती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा था। वानी और समर्थ के बीच अब केवल जरूरत की बातें होती थी, और उनमें भी ज्यादातर बात तलाक की होती थी। वानी खुद को अपने काम में पूरी तरह झोंक चुकी थी। सुबह से शाम तक हॉस्पिटल में मरीजों के बीच नर्सों के निर्देश, रिपोर्ट्स, सर्जरी और जिम्मेदारियों की जाल में उलझी रहती। कभी कभी तो उसे ये भी याद नहीं रहता था कि उसने कुछ खाया भी है या नहीं। उधर समर्थ भी खुद को बिजी रखने में लगा था। नेहा के साथ मिलकर वह आयरा की कंपनी की कमान संभाल रहा था। दिन भर मीटिंग्स, कॉल्स और बिजनेस डील्स में उलझा रहता। शरीर थका रहता, लेकिन मन तो और भी ज्यादा थक चुका था। उस रात भी कुछ अलग नहीं था। दरवाजा चुपचाप खुला। दीवार पर लगी घड़ी ने रात के 11 बजने की खबर दी। समर्थ हल्के कदमों से अंदर आया। कमरे में धीमी रोशनी थी और बिस्तर पर वानी गहरी नींद में थी। समर्थ की नजर उस पर पड़ी। कुछ पल के लिए वक्त ठहर गया। वानी की मासूम नींद, उसके चेहरे पर फैली थकान, और फिर भी एक अजीब सी शांति। समर्थ बस उसे देखता रह गया। नजरें प्यार से देख रही थी, पर दिल अब भी जकड़ा हुआ था। समर्थ चुपचाप मुड़ा और सोफे की ओर बढ़ गया। गोद में लैपटॉप रखा और काम में डूबने की कोशिश की। उंगलियां कीबोर्ड पर चलती रहीं, पर दिमाग अब भी कहीं और था। थोड़ी देर बाद थकावट ने अपना असर दिखाया। वह पीठ सोफे से टिकाकर थोड़ा आराम लेने को झुका, और कब आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। वानी ने करवट बदली। उसकी नींद हल्की थी, शायद किसी अनकहे एहसास ने उसे जगा दिया था। उसकी नज़र समर्थ पर पड़ी, जो अध बैठा अजीब सी मुद्रा में सोफे पर सो रहा था। सिर हल्का एक ओर झुका हुआ था, पैर मुड़े हुए, और गोद में अब भी आधा खुला लैपटॉप पड़ा था। उसकी सांसें भारी थीं, और थकान उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। वानी कुछ देर उसे देखती रही, फिर बिना कोई शोर किए बिस्तर से उठ खड़ी हुई। धीरे धीरे उसके पास आई। सबसे पहले उसने गोद से लैपटॉप हटाकर साइड टेबल पर रखा, फिर पास पड़े तकिए को उठाकर समर्थ के सिर के नीचे लगाया। अगली नज़र उसके पैरों पर पड़ी, जो अब भी जूते पहने थे। वानी झुकी, एक एक करके उसके शूज उतारे, फिर सामने की अलमारी से एक हल्का सा कंबल निकाला और प्यार से उसके ऊपर उड़ा दिया। साथ ही टेबल के नीचे पड़ा एक और छोटा तकिया निकाला और समर्थ के पैर सीधा करके उस पर रख दिए, ताकि वो थोड़ा आराम से सो सके। इतना सब करने के बाद वह कुछ देर वहीं खड़ी रही। एक नज़र उसके चेहरे पर डाली, जैसे पूछना चाह रही हो, इतने अकेले क्यों हो गए हम? क्या एक बार ये नहीं बोल सकते मुझे डाइवोर्स मत दो? फिर चुपचाप पलटी, बिस्तर पर लौट आए और करवट लेकर उसी दिशा में लेट गई जहां से समर्थ अब भी उसकी नज़रों में था। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में दस्तक दे रही थी। पंछियों की धीमी चहचहाहट और पास के मंदिर की घंटियों की आवाज़ें वातावरण में एक नर्म सी जागृति घोल रही थी। वानी की आंखें खुलीं। हर सुबह की तरह आज भी उसने घड़ी की ओर देखा। सुबह के 7 बज रहे थे। उसकी ड्यूटी का समय करीब था, लेकिन आज का सवेरा कुछ अलग था। उसका ध्यान सीधे उस ओर गया जहां पिछली रात उसने समर्थ को कंबल उड़ा कर सुलाया था। वह अब भी वैसे ही सो रहा था, चेहरे पर वही थकान, पर आज की नींद कुछ सुकून लेकर आई थी। उसके होठों के कोनों पर एक हल्की मुस्कान ठहरी थी, जैसे बहुत दिनों बाद किसी ने उसे बिना कहे समझा हो। वानी कुछ देर उसे देखती रही, फिर धीरे से उठी, नजरों को जमीन पर टिकाए पास आई। समर्थ का सिर अब तकिए पर आराम से था, लेकिन कंबल थोड़ा सरक गया था। उसने उसे ठीक किया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को देखभाल से ढकती है।
फिर किचन की ओर चली गई। चाय बनाते हुए उसका मन उलझा रहा। इतने महीनों में ये पहली सुबह थी जब वह इस तरह से उसका ख्याल रख रही थी, बिना किसी शिकायत, बिना किसी वजह के। बस एक एहसास के साथ, एक उम्मीद के साथ कि समर्थ उसकी पुरानी गलतियों को भूल अपना ले। चाय तैयार होने पर वह 2 कप लेकर लौटी। एक कप टेबल पर रखा और दूसरा अपने हाथ में लिए वहीं खड़ी हो गई। कुछ पल बाद समर्थ की पलकें हल्की सी फड़फड़ाईं। वह उठा नहीं, बस करवट बदली। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पैरों के नीचे तकिया है, ऊपर कंबल है और गोद से लैपटॉप भी हट चुका है। धीरे से आंखें खोलीं। उसकी नज़र सबसे पहले सामने वानी पर पड़ी, जो चाय का प्याला हाथ में लिए उसे ही देख रही थी। कुछ पल तक दोनों की नज़रें मिलीं। ना उसने कुछ कहा, ना वानी ने, पर उन नज़रों में कुछ था, कोई उलझन नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, बस एक शांति, एक मौन संवाद। समर्थ ने हल्की आवाज में कहा, तुमने कंबल ओढ़ाया था? वानी ने बस सिर हिलाकर हाँ कहा और धीरे से टेबल की ओर इशारा किया। तुम्हारी चाय। समर्थ ने बैठने की कोशिश की, पर शायद शरीर अब भी थका हुआ था। वानी ने झुककर उसके लिए कप बढ़ा दिया। उसके हाथों से कप लेते हुए समर्थ की उंगलियां वानी की उंगलियों को हल्के से छू गईं। एक अनकहा एहसास फिर से दोनों के बीच बह निकला। वानी कुछ कहने ही वाली थी कि उसने खुद को रोक लिया। समर्थ ने चाय की एक चुस्की ली, फिर धीमे स्वर में कहा, बहुत दिन बाद किसी ने मेरा यूं ख्याल रखा, शुक्रिया। वानी अपने मन में बोली, रोक लो, पूरी उम्र रख लूंगी। तुम्हारे लिए मैंने खुद को बदल दिया। चाय का कप अब लगभग खाली हो चुका था, लेकिन कमरे में पसरी खामोशी अब भी गाढ़ी थी। बाहर की रोशनी थोड़ी और तेज हो चुकी थी, लेकिन भीतर 2 दिल अब भी धुंध में डूबे थे। वानी ने अपने हाथ का कप टेबल पर रखा और कुछ क्षण चुप रहकर फिर अचानक बोली। उसकी आवाज़ संयमित थी, लेकिन भीतर कहीं कोई दर्द उबाल पर था। तुमने डाइवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं किए? समर्थ ने उसकी ओर देखा, कुछ पल चुप रहा, लेकिन वानी अब रुकने के मूड में नहीं थी। आखिर चाहते क्या हो आप, समर्थ? उसकी आवाज़ थोड़ी तीखी हो गई। जब आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि मैं आपकी वाइफ हूँ, तो आज़ाद क्यों नहीं कर देते मुझे? ये सवाल नहीं था, एक सीधा वार था। वानी का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक चुप गुबार था। ऐसा लगा जैसे वो ये लाइनें कई रातों से खुद को समझाने के लिए दोहराती आए हो, और आज कह ही दी। समर्थ कुछ बोलना चाहता था, बहुत कुछ, उसके अंदर मानो कोई तूफान फटने को था, लेकिन जब होंठ खुले शब्द कहीं फंस गए, आवाज़ जैसे गले में ही घुट गई। उसकी नज़रें वानी से हटकर फर्श पर टिक गईं। फिर वह चुपचाप उठा, धीमे कदमों से अलमारी की ओर गया, एक गुप्त सा कोना खोला और वहां से कुछ पेपर्स निकाले, वही दस्तावेज जिन पर वो कई दिन पहले साइन कर चुका था, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया था उन्हें वानी को देने की। आज उसे वो करना ही पड़ा। उसे लगा शायद वानी की खुशी इसी में है। वह उन कागजों को थामे उसके पास आया, हाथ कांप रहे थे, आंखों में थकावट नहीं, अपराध बोध था। शब्द फिर भी नहीं निकले, बस चुपचाप उन कागजों को वानी की ओर बढ़ा दिया। वानी ने उन्हें देखा, उसकी पलकें कुछ पल के लिए झपकी नहीं, जैसे इस एक लम्हे में उसकी पूरी शादी, उसके सारे संघर्ष और उम्मीदें सामने खड़ी थीं, और उनमें से एक एक कर सब ढहते जा रहे थे। उसने धीरे से वो कागज थाम लिए। एक सेकंड को उसकी आंखों में नमी तैर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी, कोई सवाल नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बस उन डॉक्यूमेंट्स को अपने बैग में रखा, जैसे कोई टूटी हुई चीज को बिना देखे समेट लेता है। फिर बिना कुछ कहे, बिना पीछे देखे, वो वॉशरूम की ओर बढ़ गई। दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ और समर्थ वहीं खड़ा रहा। कागज तो उसने दे दिए थे, लेकिन शायद आज उसने अपना आखिरी सहारा भी खो दिया था। कमरे में अब सिर्फ दस्तावेजों की खामोशी नहीं थी, उसमें 2 रिश्तों की चुप मौत गूंज रही थी। वॉशरूम का दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, वानी दीवार का सहारा लेकर वहीं टिक गई। अब तक जिसे उसने रोका था, वो सब भीतर से फूट पड़ा। उसकी आंखों से बहते आंसू किसी तूफान की तरह बाहर निकलने लगे। सांसें तेज थीं और हाथ कांप रहे थे। उसने मिरर की तरफ देखा। सामने जो चेहरा था, वो उसका अपना था, लेकिन वैसा नहीं जैसा वो दिखाना चाहती थी। वहाँ एक औरत थी, जो अपनी शादी बचाने की आखिरी लड़ाई हार चुकी थी। उसने नल खोला, ठंडा पानी अपने चेहरे पर छींटा, पर वो आंसू कहाँ रुकते हैं, जो दिल से निकलते हैं। उसने शीशे में खुद से पूछा, गलती किसकी थी, मेरी, उसकी, या हमारी? पर कोई जवाब नहीं था। शीशा भी अब धुंधला हो चुका था। उसने होंठ भींच लिए और गहरी सांस ली, फिर खुद को एक बार फिर संभाला। बाल ठीक किए, चेहरा धोया, रेडी होकर आंखों में आंसुओं की लकीरों को टिश्यू से मिटाया और अपने चेहरे पर वही सख्त मुखौटा चढ़ा लिया जो उसे हर दिन पहनना आता था। दरवाजा खोला, बाहर निकली।
कमरे में समर्थ अब भी वही बैठा था, आंखें झुकी हुई, नजरें उससे मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वानी बिना कुछ कहे बैग उठाकर बाहर निकल गई। उसके कदम सधे हुए थे, चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन दिल अब भी बहुत पीछे, उस शीशे के सामने कहीं बिखरा पड़ा था। नीचे खाने की टेबल पर उधम जी पहले से मौजूद थे, हमेशा की तरह साफ सफेद कुर्ता पायजामा पहने, माथे पर हल्की सी शिकन और आंखों में वही पुराना स्नेह। जैसे ही वानी उनके पास पहुंची, उसने आदरपूर्वक उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया। उधम ने झट से उसका सिर अपने हाथों में लिया और सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, सदा खुश रहो बेटी। ये बेटी शब्द वानी के लिए हमेशा एक ढाल रहा था। तभी समर्थ भी तैयार होकर बाहर आया, सफेद शर्ट में शांत चेहरा और कंधों पर ऑफिस का बैग, एक हाथ में ओवरकोट। उसने भी आदर से अपने पिता के पैर छुए। उधम ने उसे भी आशीर्वाद दिया। तीनों टेबल पर बैठ गए। नाश्ता गर्मा गर्म था, लेकिन शब्दों की गर्मी गायब थी। हर चम्मच के बीच एक खामोशी बैठी थी। सर्वेंट खाना पुरुष रही थी। कुछ पल बाद उधम बोले, ये छोटा सा फ्लैट मुझे जचता नहीं। मानेसर वाला घर याद आता है, बड़ा सा लॉन, सामने तुलसी का पौधा, वो सुकून, मुझे यहाँ भी वैसा ही घर चाहिए। समर्थ ने गर्दन झुकाए, जी बाबूजी, जैसे आप कहें। उधम उन्हें गौर से देख रहे थे। दोनों की दूरी अब कोई राज नहीं थी। वो चाहे तो इस रिश्ते की दरारों में कूदकर दोनों को समझा सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को पिता माना था, सास या ससुर नहीं। वो चाह रहे थे कि ये दो आत्माएं खुद से ही रास्ता निकालें। मगर फिर एक हल्का सा वाक्य फेंक दिया, जैसे एक कंकड़ शांत झील में फेंका जाता है, ये देखने के लिए कि लहरें उठती हैं या नहीं। तुम दोनों की शादी कैसे हुई, क्यों हुई, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब तो कई महीने हो गए हैं। उन्होंने वानी और समर्थ की आंखों में बारी बारी से देखा। सुबह होते ही तुम दोनों अपने अपने काम में लग जाते हो। मैं इस फ्लैट में अकेला बैठा बोर होता हूँ। मेरी उम्र भी हो चली है बेटा। वानी का कौर हाथ में ही रुक गया, कम से कम मरने से पहले। उधम की आवाज कुछ पल को रुक गई। उद्धरण चिन्ह ... मुझे अपने पोते या पोती का चेहरा तो दिखा दो। कमरा अचानक किसी भारी मौन से भर गया। समर्थ की उंगलियां कांप गईं। उसका चम्मच प्लेट में ही रुक गया। वानी की आंखों में फिर वही पुरानी नमी उभर आई। इस बार वो नमी सिर्फ एक बिखरे रिश्ते की नहीं थी, यह एक पिता की मासूम इच्छा का बोझ था, जो उसकी आत्मा पर गिर पड़ा था। किसी ने कुछ नहीं कहा, न कोई वादा, न कोई इनकार, सिर्फ कुर्सियों की चुप्पी थी और 3 अधूरी जिंदगियों की थाली में परोसी हुई खामोशियां। वानी ने जैसे तैसे नाश्ता खत्म किया, अपने चेहरे पर डॉक्टर की वह सख्त परत चढ़ाए और अस्पताल के लिए निकल गई। कार की खिड़की के बाहर दुनिया दौड़ रही थी, लेकिन उसके भीतर सब ठहरा हुआ था। समर्थ कार ड्राइव कर रहा था। दोनों शांत थे, किसी ने कोई बात नहीं की। उधम जी की बात अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, मरने से पहले पोते पोती का चेहरा दिखा दो। यही सब सोचते सोचते हॉस्पिटल भी आ गया। वानी बिना कुछ कहे कार से निकल गई। चैप्टर 76। अब आगे। अस्पताल में कदम रखते ही जैसे वो सवाल पीछे छूट गए। वहाँ सब कुछ तेज था, दौड़ती नर्सें, बीप करते मॉनिटर, मरीजों की चीखें और ट्रीटमेंट प्लान्स की चहलकदमी। लेकिन उस दिन वानी कुछ अलग थी, जैसे वो अपने ही भीतर से बाहर निकल रही हो। आईसीयू में एक 8 साल की बच्ची को एडमिट किया गया था, हृदय की गंभीर बीमारी के साथ। वानी ने उसका चाँद देखा, फिर पास जाकर उसकी माँ से बात की। माँ की आंखें सूजी हुई थी, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी थी। डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी बच जाएगी न? वानी ने बच्ची की ओर देखा, उसके नन्हे से हाथ में ड्रिप लगी थी, सांसें धीमी लेकिन जिंदा थी। बच्ची की आंखें खुली थीं और वो वानी को देख हल्के से मुस्कुराई। उस मासूम मुस्कान ने वानी का दिल चीर दिया। वो झुककर बच्ची के पास बैठी, उसका हाथ थामा। तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रिया, तुम्हारा दिल मजबूत है और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। बच्ची ने धीमे से पूछा, आप मम्मी हो मेरी? वानी ने हंसते हुए सिर हिलाया। नहीं, लेकिन आज के लिए हाँ। बच्ची की आंखें बंद हो गईं, वो चैन से सो गई। उस पल में वानी को खुद में कोई दरार भरती हुई सी लगी। शायद माँ बनने के लिए सिर्फ जन्म देना जरूरी नहीं होता। शायद किसी के लिए डर के वक्त ढाल बन जाना भी एक माँ की तरह ही होता है। दूसरी ओर समर्थ आयरा के ऑफिस में बैठा था। नेहा सामने प्रेजेंटेशन दे रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उधम की वो बात, मुझे पोते या पोती का चेहरा दिखा दो, अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो लैपटॉप बंद कर सोच में डूब गया। क्या वो वानी को हमेशा के लिए खो देगा, या अब भी कुछ बचा है, या वो उसके रोकने पर रुक जाएगी? कंपनी की मीटिंग खत्म हो चुकी थी, लोग अपनी अपनी फाइलें समेट कर निकल चुके थे, लेकिन समर्थ अब भी वहीं बैठा था। उसकी आंखें सामने की स्क्रीन पर टिकी थी, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। नेहा ने उसकी ओर देखा, कुछ देर उसे वैसे ही देखती रही,
फिर अपने हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पर रखी और चुपचाप उसकी बगल वाली चेयर पर आ बैठी। तुम्हारा ध्यान नहीं था मीटिंग में, उसने नरमी से कहा। समर्थ ने एक फीकी मुस्कान दी। बस थोड़ा परेशान हूँ। बिल्कुल दिख रहा है, नेहा ने आंखों में समझदारी लिए कहा। आज दी से मिलने चलो, उन्हें समझाओ, शायद तुम्हारी बात मान लें। ऑफिस आना शुरू करें, खुद को बिजी रखेंगी तो शायद थोड़ा बेहतर महसूस करें। समर्थ ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिला दिया। शाम को भारद्वाज मेंशन। कभी चहकते इस घर में अब उदासी की परछाइयां थीं। दीवारें खामोश थीं और आंगन में चिड़ियों की जगह सन्नाटा गूंज रहा था। नेहा आगे बढ़कर दी आयरा से लिपट गई। आयरा की आंखें सुर्ख थीं। वो नहाई हुई तो थी, लेकिन उसकी शक्ल से लगा जैसे वो कई दिनों से मुस्कुराई न हो। दी, नेहा ने बहुत स्नेह से कहा, जिंदगी रुकी नहीं है। जब अरुण जीजू होश में आएंगे और आपको ऐसे देखेंगे तो उन्हें तकलीफ होगी। आयरा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो चुप रही। तभी समर्थ ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैम, नेहा मैम सही कह रही हैं। आप ऑफिस आना शुरू कीजिए। जो दर्द आपने खुद में दबा लिया है वो धीरे धीरे आपको खा जाएगा। खुद को व्यस्त रखिए, यही सबसे अच्छा इलाज है इस वक्त। आयरा ने समर्थ की तरफ देखा, वो चेहरा जिसने हमेशा उसे सम्मान और सहारा दिया था। आज उसमें एक और भाव था, वेदना की सच्चाई। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिले। नेहा ने उसका हाथ थामा। इस कंपनी को आपकी जरूरत है दी। आपको वहां देखकर शायद अरुण जीजू भी तेजी से रिकवर करें। आप ही उनकी ताकत हैं। आयरा ने धीरे से आंखें पोंछी और पहली बार महीनों बाद उसने सिर हिलाया। कल ऑफिस आऊंगी। नेहा और समर्थ एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर देखे। ये छोटी सी जीत थी, लेकिन हर घाव भरने की शुरुआत एक छोटे फैसले से ही तो होती है। रात का समय, वशिष्ठ मेंशन का वातावरण शांत था। हर कोना नींद में डूबा था, लेकिन एक कमरा अब भी जाग रहा था, नेहा का। नेहा बालकनी में खड़ी थी। हल्की हवा उसके बालों से खेल रही थी। चांद अपनी पूरी उजास के साथ आसमान में था, लेकिन नेहा की आंखों में हल्की थकान की परत थी। आज का दिन भी भारी था, भावनाओं से, जिम्मेदारियों से। वो चुपचाप चांद को निहार रही थी, जैसे उससे सुकून मांग रही हो। पीछे से किसी ने उसे बाहों में भर लिया, वो विवान था। थक गई, उसके शब्द कानों में मखमली एहसास बनकर उतरे। नेहा ने सिर हिलाकर बस हाँ कहा। विवान ने उसे अपनी ओर पलटा, धीरे से उसके हाथ पर अपने होंठ रख दिए। नेहा, हमें भी अब एक बेबी प्लान करना चाहिए। नेहा ने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, मासूम सी चाहत थी। पर नेहा के चेहरे पर संजीदगी उतर आई। नहीं विवान, अभी नहीं, वो धीमे स्वर में बोली। दी प्रेग्नेंट हैं और जीजू कोमा में, उन्हें मेरी जरूरत है। मैं उनका सहारा बनना चाहती हूँ, अभी नहीं। विवान कुछ पल उसे देखता रहा। उसके लब कुछ कहने को हिले, पर वो चुप रहा। फिर वो नेहा के और करीब आया, उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। उस खुशबू में जो उसके लिए सुकून थी, घर जैसी थी। ठीक है, अभी नहीं, लेकिन अपनी इस बात से पीछे मत हटना। मैं इंतजार कर लूंगा तुम्हारे हाँ कहने का। फिर उसने धीरे से नेहा के होठों को अपने होठों से छू लिया। यह कोई आवेश नहीं था, यह एक वादा था, एक सुकून था। नेहा की पलकों पर गीला सा एहसास आया, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो दोनों कमरे में लौटे और जैसे वक्त वहीं थम गया। न थकान थी, न दुनिया की चिंता, बस वो दो दिल जो एक दूसरे में खोए थे, एक दूसरे की धड़कन में ढलते हुए। रात के 12 बज चुके थे। आरवी सोफे पर बैठी दीवार पर टंगी घड़ी को एकटक देख रही थी। उसकी आंखों में इंतजार की थकान थी और दिल में चिंता की परतें। घर के हर कोने में खामोशी पसरी थी, सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजा खुला। आर्यन आया। उसकी नज़र सबसे पहले आरवी पर पड़ी। एक पल के लिए जैसे सारी थकावट उतर गई। वो मुस्कुराया नहीं, पर उसकी आंखों में राहत थी। उसने चुपचाप अपना बैग टेबल पर रखा और बैग की ओर बढ़ा। आरवी अब भी चुपचाप बैठी थी, बस उसे देख रही थी। आर्यन बेड पर बैठा और फिर धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ पल दोनों यूं ही चुप रहे, जैसे शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना ज्यादा नहीं था, पर साथ होने का स्वाद कहीं ज्यादा था। फिर आरवी आर्यन के सीने पर सिर रखकर लेट गई। उसकी उंगलियां आर्यन की शर्ट के बटन से खेल रही थीं। तभी आर्यन ने उसे पलटा। अब वो उसके नीचे था। उसके चेहरे पर हल्की थकान और ढेर सारा प्यार था। आर्यन का चेहरा धीरे धीरे आरवी के चेहरे के करीब आया। आरवी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। वो अपनी दुनिया में खो चुके थे, जहां न थकावट थी, न चिंता, सिर्फ एक दूसरे की बाहों में शांति और संपूर्णता। चैप्टर 77। अब आगे। ऑपरेशन थिएटर की घड़ी रात के 2 बजा चुकी थी। बच्ची की सर्जरी सफल रही थी,
मगर वानी के भीतर एक बेचैन थकावट थी जिसे केवल नींद नहीं बल्कि कोई अपनेपन की छांव ही मिटा सकती थी। वह धीमे कदमों से अपने केबिन की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने हॉस्पिटल के डायरेक्टर खड़े थे। उनके हाथ में कुछ कागज़ थे। अरे, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि कल हॉस्पिटल स्टाफ के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फिर वही हाथ आगे बढ़ाते हुए बोले, और ये तुम्हारा बैग गलती से नीचे गिर गया था, इसमें से ये निकले। ये था, वो तलाक के दस्तावेज थे। वानी कुछ कह न सकी। डायरेक्टर अपनी बात कहकर वहां से चले गए। वह वहीं खड़ी रही, जैसे मन के भीतर कोई बवंडर थमने का इंतजार कर रहा हो। वह धीरे से अपनी सीट पर बैठी, बैग खोला, फोन निकाला। स्क्रीन पर समर्थ की ढेरों मिस्ड कॉल्स थीं। उसने तुरंत कॉल बैक किया, पर दूसरी तरफ सन्नाटा था। शायद अब वो थक चुका था, या फिर उम्मीद। वानी ने दस्तावेजों को बैग में रखा और धीरे धीरे बाहर की ओर चल दी। हॉस्पिटल की सफ़ेद रोशनी से निकलते ही उसे पार्किंग में एक जानी पहचानी कार दिखी, समर्थ की। उसके कदम अपने आप उस ओर बढ़ गए। कार में बैठा समर्थ झुका हुआ था, आंखें बंद थीं, शायद इंतजार करते करते सो गया था। चेहरे पर थकावट थी। वानी पास आए, खिड़की से झांका, हल्की मुस्कान आई। डाइवोर्स चाहिए, पर 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहा था। कार अनलॉक थी। वह दरवाज़ा खोलकर बगल की सीट पर चुपचाप बैठ गई। उसने समर्थ को नहीं जगाया, बस उसे देखती रही। एक लंबा इंतजार, एक लंबी दूरी, शायद आज सब कुछ उसकी आंखों में उतर आया था। उसकी आंखों का सब्र आखिरकार बह निकला। आंसू गालों पर फिसल पड़े। कुछ देर बाद समर्थ की आंखें खुलीं। उसने जैसे ही वानी को देखा, एक क्षण के लिए सब कुछ ठहर गया। वह चुपचाप अपना हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछने लगा। वह फुसफुसाया, मानो खुद से पूछ रहा हो, इतनी तकलीफ है तो डाइवोर्स क्यों ले रही हो। उसके लफ्ज़ कांप रहे थे, जैसे वो भी इस फैसले से खुद को समझा नहीं पाया हो। वानी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसकी ओर देखा, जैसे कह रही हो, शब्द नहीं बचे, सिर्फ एहसास हैं। इतनी तकलीफ है तो डाइवोर्स क्यों दे रही हो। समर्थ के कहे ये शब्द वानी के भीतर गूंजते रहे, बार बार, जैसे हर धड़कन में वही सवाल दर्ज हो गया हो। उसके मन में एक भीड़ थी, सवालों की, उलझनों की, और शायद उम्मीदों की भी। क्या समर्थ सच में नहीं समझ पाया कि वो क्यों टूटी थी, या समझ कर भी अनदेखा करता रहा। और अब अचानक, परंतु उस भीड़ में सबसे बड़ा सच ये था कि वानी के पास अब सवाल पूछने की हिम्मत नहीं बची थी। वो डरती थी उसके सवाल फिर वही तन्हाई न ले आए जिससे निकलने वाली है। उसे डर था, जवाब अगर मिले भी तो वो उसे और तोड़ न दें। समर्थ कार से उतर सामने बने छोटे से वाटर टैंक तक चला गया। उसने मुंह पर पानी डाला, मानो अपने चेहरे से न सिर्फ नींद बल्कि भीतर जमा दर्द भी धो देना चाहता हो। फिर जेब से रुमाल निकालकर चेहरा पोंछा। उसकी हर हरकत में एक थकावट थी, जो वक्त से नहीं, जज्बातों से उपजी थी। वह वापस आया, कार में बैठा और स्टीयरिंग थामते ही गाड़ी चालू कर दी। वानी अब भी चुप थी। उसने न रोका, न कोई बात छेड़ी। कार सड़कों पर चल रही थी, लेकिन उन दोनों के बीच एक लंबी, गहरी चुप्पी बिछी थी। ऐसा मौन, जिसमें हर शब्द के बीच दबी सांसों में दफन थे। शहर की रात अब नीली से काली हो चुकी थी। सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी खिड़की से आती और चेहरे पर पड़ती, फिर ओझल हो जाती, जैसे बीते लम्हे जो थोड़ी देर रोशनी बनकर आते हैं, फिर अधूरी यादों में डूब जाते हैं। गाड़ी एक मोड़ पर मुड़ी। वानी ने धीरे से सिर खिड़की की ओर कर लिया और आंखें बंद कर ली, शायद थकान से नहीं, खुद को समेटने की कोशिश में। घर करीब था, लेकिन उस रात, उस सफर में, दोनों के भीतर कहीं एक दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा था, जिसमें अब भी उम्मीद की एक धीमी रोशनी बची थी। कार की खामोशी में बैठी वानी की आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर चल रही हलचल उसे कहीं और ले जा रही थी, उस दोपहर की ओर, जो बाहर से सामान्य थी, लेकिन अंदर से उसकी जिंदगी की परिभाषा बदल देने वाली साबित हुई थी। चैप्टर 78 फ्लैशबैक। वो औरती से बाहर आई ही थी, जब कॉरिडोर में सीनियर डॉक्टर मलिक से उसकी मुलाकात हुई। हाथ में रिपोर्ट्स थीं, और चेहरे पर वही सधी हुई गंभीरता। डॉक्टर, वानी, उन्होंने उससे रोका। अब आपके हस्बैंड कैसे हैं? वानी एक पल के लिए ठिठक गई, चेहरा सवालों से भर गया। जी, डॉक्टर, मलिक ने उसकी ओर देखा और फिर सहजता से पूछा, मतलब, उन्हें हाथ की मूवमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं होती? सर्जरी के बाद सब ठीक रहा न? वानी ने धीरे से सिर हिलाया, ठीक है, पर आप कैसे जानते हैं कि वो मेरे हस्बैंड हैं? डॉक्टर, मलिक ने मुस्कुरा कर कहा, उन्होंने खुद बताया था मुझे, सर्जरी के बाद जब मैंने उनसे आप दोनों का रिलेशन पूछा था। वानी के चेहरे पर जैसे वक्त ठहर गया। उसे याद था वो दिन, उस हादसे के बाद की रात, जब समर्थ के कंधे पर गोली लगी थी। उसकी सांस ही अटक गई थी। लेकिन समर्थ ने डॉक्टर को कब बताया हमारे बारे में? मैंने तो सुना ही नहीं।
क्या मैं उसके बारे गलत सोच रही हूँ? लेकिन वो नहीं जानती थी समर्थ ने उसके जाने के बाद बताया था। वो सोचती रही, अगर उसे मतलब नहीं था तो क्यों बताया, क्यों पहचान दी उस रिश्ते को जो आज टूटने की कगार पर है। अब कार में बैठी वानी की आंखें खुल गईं। उसने एक बार समर्थ की ओर देखा, वही इंसान। वो सोचने लगी, शायद सवाल पूछे बिना भी जवाब कभी कभी खुद सामने आ जाते हैं, बस उन्हें सुनने के लिए दिल को थोड़ा और नर्म करना होता है। वानी की आंखें खुली थीं, पर वो अब भी कहीं खोई हुई थी। उसके भीतर अभी अभी जो कुछ टूटा था, उसे जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। समर्थ गाड़ी चला रहा था, ध्यान सामने था, लेकिन आंखों में थकावट अब भी साफ झलक रही थी। कार का स्टीयरिंग संभालते हुए उसकी उंगलियां थोड़ी अकड़ी सी लग रही थी। वानी ने चुपचाप अपना बैग खोला, उसमें से छोटा सा एंटीबायोटिक क्रीम निकाला, जो वो अक्सर अपनी ड्यूटी के दौरान अपने लिए रखती थी। कुछ पल तक उसने बस उसे हाथ में पकड़े रखा, फिर जैसे भीतर से कोई आवाज आए, कर लो, मत पूछो कुछ, बस थोड़ा अपना बना लो। हाथ दिखाओ, उसने धीमे से कहा। समर्थ ने चौंक कर उसकी ओर देखा। शायद उसे यकीन नहीं हुआ कि वानी ने कुछ कहा। दाहिना हाथ, वानी ने फिर दोहराया। आवाज बहुत नर्म थी, जैसे कोई बादल धीरे से टपक रहा हो। समर्थ ने बिना कुछ पूछे हाथ बढ़ा दिया। वानी ने उसकी हाथ पर लगे जख्म पर मरहम लगाया। वो बहुत नर्म थी, जैसे उसकी हर छून में एक माफी थी, एक स्वीकृति। समर्थ बस उसे देखता रहा, एक शब्द नहीं कहा, पर उसकी आंखों में जो कुछ था वो वानी ने देख लिया। उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं थी, नहीं सवाल की। उसने मरहम लगाकर उसका हाथ धीरे से पकड़कर अपनी गोद में रख दिया। ये चोट कैसे लगी? वानी ने धीरे स्वर में पूछा। मुझे ठीक से याद नहीं, बोल समर्थ कार ड्राइव करने लगा। वानी बस चुपचाप बैठ गई। कार अब भी चल रही थी, मगर अब दोनों के बीच कोई दूरी नहीं बची थी। वानी का ये छोटा सा ख्याल वो पहली ईद थी उस पुल की, जो दोनों दिलों के बीच दोबारा बनना शुरू हो गया था। गाड़ी उनके अपार्टमेंट के बाहर आकर रुकी। इंजन बंद हुआ, पर उस एक क्षण की खामोशी बहुत कुछ कह गई। समर्थ ने गेट का लॉक खोल दिया। वानी धीरे धीरे बाहर निकली, फिर उसकी ओर देखा। न कोई औपचारिकता, न मजबूरी, बस एक सहजता जो लंबे समय बाद लौटी थी। वो दोनों साथ अंदर चले गए। घर में घुप्पस सन्नाटा था। हल्की सी रोशनी कहीं से आ रही थी, जैसे दीवारों को भी मालूम हो कि आज कुछ टूटने के बजाय जुड़ने लगा है। समर्थ ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गया। थकान अब चेहरे पर साफ थी। उसके सिर पर हल्का पसीना था और आंखों में नींद का भार। वानी चुपचाप किचन की ओर गई। कुछ देर बाद एक गिलास पानी और एक गीला तौलिया लेकर लौटी। उसने बिना कुछ कहे समर्थ को पानी का गिलास थमाया। समर्थ ने पानी पिया। वो अब भी चुप था, पर उसकी नजरें कह रही थीं, तुम क्यों कर रही हो ये सब, जब तुमने जाने का फैसला ले लिया है। वानी ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसके पास बैठ गई और तौलिया उसके माथे पर रख दिया। धीरे धीरे पोंछने लगी। समर्थ ने अपनी पलकों को बंद कर लिया। पल भर बाद वानी ने कहा, थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं कमरे में पानी रख देती हूँ। ये वाक्य बहुत छोटा था, मगर उसमें छिपा था, मैं अभी यही हूँ, पूरी तरह नहीं गई हूँ। समर्थ ने आंखें खोलकर उसे देखा। उनके बीच फिर वही चुप्पी थी, मगर अब ये चुप्पी बोझ नहीं, एक सुकून थी। वानी उठी और कमरे की ओर बढ़ गई। पीछे से समर्थ की निगाहें उसे जाते हुए देखती रहीं, शायद पहली बार वानी को समझने की कोशिश में। उस रात कोई बड़ा वादा नहीं हुआ, कोई इजहार नहीं, पर किसी ने किसी का सिर सहलाया, किसी ने किसी की थकान पोंछी। चैप्टर 79। अब आगे। वानी कमरे में दाखिल हुई तो उसके कदम अपने आप उस टेबल तक चले गए जहां उसने अपना बैग रखा था। उसने चुपचाप जिप खोली और अंदर से वो डिवोर्स पेपर्स निकाले, जिन्हें रात भर उसके मन ने 1000 बार पढ़ा था, बिना खोले। अब पहली बार उसने उन्हें सच में देखा। कागज जैसे चुप थे, पर उन पर लिखी हर लाइन एक मुकदमे की तरह उसकी आत्मा से सवाल कर रही थी। वो उठी और खिड़की के पास जा खड़ी हुई। सामने आसमान में चांद झांक रहा था, खामोश, उजला, लेकिन अधूरा। वानी उसकी ओर देखती रही, फिर धीमे स्वर में फुसफुसाए, अगर समर्थ इस शादी को बचाना चाहते हैं तो मुझसे कह क्यों नहीं देते। हर दिन मुझे लेने आते हैं, छोड़ने आते हैं, कभी 2-2 घंटे कार में इंतजार करते हैं। तो क्या ये सब सिर्फ एक आदत है, या फिर क्या उनके पास दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं है? वानी की आंखें भर आईं। क्यों नहीं कहते वो कि मत जाओ? मैं जानती हूँ, मैंने गलतियां की हैं, आरवी की जगह लेने की कोशिश की थी, उसे ताने दिए, जलन की बातें कहीं, लेकिन अब वो नहीं रही। उसका गला भर्रा गया। मैंने खुद को बदला है। आर्यन सर का हॉस्पिटल छोड़ दिया, उनसे दूरी बना ली। क्या समर्थ को ये सब नहीं दिखता? मैं ये सब अपनी शादी बचाने के लिए कर रही हूँ। वो अब भी चांद की ओर देख रही थी, जैसे उससे जवाब मांग रही हो। उसी पर दरवाजा खुला।
समर्थ अंदर आया, अलमारी खोली और बिना कुछ कहे अपने नाइट कपड़े निकाले। उसकी नज़र वानी पर पड़ी, खिड़की के पास जमी हुई, आंसुओं में भीगती हुई। पर वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप वॉशरूम में चला गया। वानी अपनी जगह से हिली नहीं। उसके भीतर अब सिर्फ एक सवाल रह गया था, क्या मेरी चुप्पी और उसकी चुप्पी के बीच ये रिश्ता दम तोड़ देगा? कुछ ही देर में समर्थ बाहर आया। उसने कपड़े बदल लिए थे, लेकिन वानी अब भी वैसे ही खड़ी थी, सिर झुकाए, दोनों हाथों में डाइवोर्स के पेपर्स। उसने एक पल के लिए वानी को देखा, फिर धीरे से पूछा, खिड़की पर इतनी देर से खड़ी हो, सब ठीक है? वानी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं, पर पहली बार उनमें गुस्सा या शिकायत नहीं थी, बस एक निवेदन, एक आस, एक पुकार। पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। समर्थ आगे कुछ कहने ही वाला था कि वानी ने धीरे से पेपर्स उसके सामने रख दिए और अपने कपड़े ले वॉशरूम में चेंज करने चली गई। समर्थ वहीं खड़ा रह गया, कागजों को देखता हुआ और वो सब सुनता हुआ जो शब्दों में नहीं कहा गया था। अगली सुबह की हल्की धूप खिड़की के पर्दे चीरती हुई कमरे में उतर रही थी। आयरा आज जरा जल्दी उठ गई थी। अलमारी से एक हल्की गुलाबी रंग की साड़ी निकालकर उसने पहन ली थी। न ज्यादा सजावट, न कोई बनावट, बस एक शांत सादगी थी, जैसे वो खुद। बालों को कसकर बांधा, मांग में हल्का सा सिंदूर भरा और फिर आईने के सामने कुछ पल ठहर गई। उस चेहरे को देखा जिसे कभी अरिन ने दुनिया की सबसे प्यारी मुस्कान कहा था। वो मुस्कुराए नहीं, सिर्फ खुद को देखा, फिर जैसे किसी अदृश्य धागे से बंधी धीमे कदमों से चलती हुई अरिन के पास पहुंची। वो अब भी बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद, सांसें धीमी। आयरा ने उसका हाथ थामा। मैं ऑफिस जा रही हूँ, उसकी आवाज में बहुत कुछ था, चुप्पी, मजबूरी और टूटी हिम्मत। आप अपना ख्याल रखना। उसने धीरे से झुककर अरिन के माथे को चूमा, जैसे हर दिन की तरह। पर आज उस चुंबन में एक भारी सन्नाटा छिपा था। फिर वो खुद को संभालती हुई कमरे से बाहर निकल गई। नीचे डाइनिंग टेबल पर सब उसका इंतजार कर रहे थे, राघव, आर्यन, आरवी, आरव और निया। सबने उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और उसने भी उनके साथ बैठकर जैसे तैसे ब्रेकफास्ट किया। हर कोई ठीक दिखने का दिखावा कर रहा था और शायद वो जानती थी वो खुद भी एक दिखावा ही कर रही थी। आयरा भी उन सभी के पास डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाती है। 2 सर्वेंट सभी को परोस रहे थे। चैप्टर 80। अब आगे। समर्थ का फ्लैट। सुबह की हल्की सी रोशनी कमरे में उतर आई थी, जैसे रात की उलझनों को सुझाने की कोशिश कर रही हो। वानी की आंखें खुली तो घड़ी 8 बजा चुकी थी। नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन मन पहले से कहीं हल्का था, या शायद उलझनों से ज्यादा भरा। तभी दरवाजा खुला। समर्थ अंदर आया, ऑफिस के लिए तैयार, सफेद शर्ट, नेवी ब्लू टाई और उसी शांत चेहरे पर हमेशा की तरह एक मापा हुआ संकोच। हाथ में ट्रे थी, जिसमें वानी के लिए चाय का प्याला रखा था। उसने चाय साइड टेबल पर रखी, बिना कुछ कहे अपना लैपटॉप बैग में रखा, ओवरकोट उठाया और जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ा, एक आवाज ने उसे रोक दिया। आपने सीनियर डॉक्टर को क्यों बताया कि मैं आपकी वाइफ हूँ? वानी की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक सवाल नहीं, एक भाव था, कहीं भीतर की चाहत का, जानने की, समझने की। समर्थ ने कदम रोके, धीरे धीरे पलटा। उसकी आंखों में वही नरमी थी जो उस इंसान में होती है जो अब छुपाना नहीं चाहता। क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं सबको हमारे रिश्ते के बारे में बता रहा हूँ? वानी कुछ नहीं बोली, वो बस उसे देखती रही। समर्थ ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से आगे आया। जब डॉक्टर ने बताया कि तुमने मेरी सर्जरी अरिन सर की सर्जरी से स्विच कर ली, कि तुम मेरे केस के वक्त नर्वस थी, तुम्हारा हाथ कांप रहा था, और फिर जब उन्होंने तुम्हारे काम की तारीफ की। वो रुका, उसकी आवाज थोड़ी धीमी पड़ गई। तब जाने क्यों मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो, क्योंकि उस पल मैं सिर्फ तुम्हारा काम नहीं, तुम्हें महसूस कर रहा था। तुम्हारे उस डर को, उस खामोश जुड़ाव को, जिसे शब्द नहीं चाहिए थे। वानी का गला भर आया था, उसकी आंखों में कुछ बहने से पहले ही थम गया। क्या तुम जानती हो वानी, समर्थ आगे बोला, जिस तरह तुमने खुद को बदलने की कोशिश की, वो मैं हर दिन देखता हूँ। पर ये मत समझना कि मैंने तुम्हें कभी जज किया। शायद मैंने गुस्से में आकर तुमसे शादी की, मैं तुम्हें प्यार से समझा भी सकता था कि तुम गलत कर रही हो। मैं नहीं चाहता तू बोझ या जबरदस्ती से इस रिश्ते को निभाओ। मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करूंगा। कमरे में चुप्पी छा गई थी। समर्थ ने खुद को समेटा और एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, चलूं, देर हो रही है, चाय जरूर पी लेना। वो दरवाजे से निकल गया। वानी के हाथ अब भी खाली थे, लेकिन दिल बहुत कुछ पकड़ चुका था, शब्द, इमोशन और वो सच्चाई जो उसने अब तक खुद से भी नहीं मानी थी। वानी खुद से बोली, क्या मैं गलत कर रही हूँ? उसने चाय का कप उठाया और मुस्कुराते हुए पीने लगी। तभी उसका फोन बज उठा। लाइक, शेयर, कमेंट करें,
साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट मंडे ऐसे ही बड़े एपिसोड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।